अगर आप ITIS के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। मैंने कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स में ITIS की डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है, तो आई थिंक कि मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि ITIS में एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज ITIS डोमेन। ITIS के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको ITIS ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और ITIS में रहकर लोग क्या क्या काम करते हैं, और उसके अलावा कि क्या इसमें कोडिंग इन्वॉल्व रहती है या नहीं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके ITIS के रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ITIS की फुल फॉर्म क्या होती है। इट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट मींस IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, विच मींस कि ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि मेंटेनेंस काइंड ऑफ अ वर्क के साथ डील करती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ITIS के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं। देन उसके बाद मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि प्रैक्टिकली अगर हम कोई लाइव एग्जांपल दें तो आप उसमें ITIS का काम किस तरह से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ITIS के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो ITIS के अंडर ये सब चीजें आती हैं, जैसे कि सर्विस डेस्क, यूनिक्स सपोर्ट और यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर, विंडो सपोर्ट और विंडो एडमिनिस्ट्रेटर, स्टोरेज सपोर्ट और स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर, बैकअप सपोर्ट और बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सपोर्ट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस सपोर्ट और DBA, एप्लीकेशन सपोर्ट, एंड यूजर सपोर्ट, सिक्योरिटी सपोर्ट एंड मैसेजिंग सपोर्ट। तो अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा बहुत इलेबोरेट करके आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें इन एक्चुअल होती क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विस डेस्क की। इन रियलिटी मैंने कभी सर्विस डेस्क पर काम नहीं किया, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कि सर्विस डेस्क में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि इवेंचुअली इसमें काम जो होता है वो सिर्फ टिकट रेजिंग का काम होता है। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट आ जाती है तो आप उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की टिकट बनाकर रेज कर वहां पे दे देते हो, और जो भी टीम उस काम को करने लायक होती है उसको वो टिकट असाइन हो जाती है। बस इतना ही काम होता है सर्विस डेस्क का, जो फ्रेशर लेवल पर उनको दिया गया था, और इसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी। सेकंड पॉइंट है यूनिक्स सपोर्ट और यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं जब एज ए फ्रेशर हायर हुआ था तो मुझे सबसे पहला काम यूनिक्स टीम में ही दिया गया था। इसके अंडर ही लिनक्स, AIX या फिर सोलारिस आती थी। इसमें मेन काम सर्वर्स की मॉनिटरिंग का ही होता था कि कोई भी सर्वर का कितना CPU यूज हो रहा है या फिर कितनी मेमोरी यूज हो रही है, इन सब के बारे में पता करके रखना था। अगर कोई सर्वर डाउन चला जाता है तो उसको किस तरह से अप करना है या फिर क्या क्या कमांड यूज की जाती थी। बेसिकली लिनक्स वगैरह की कमांड यूज की जाती थी उस टाइम पे जब मैं भी उस प्रोजेक्ट में शामिल था। तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे लिनक्स यूनिक्स सीखने को भी मिली थी, और कमांड पर ज्यादा फोकस किया जाता था क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ही कमांड के थ्रू चलाई जाती थी। तो ये प्रॉपर एक टेक्निकल प्रोफाइल थी। तीसरा पॉइंट होता है विंडो सपोर्ट या फिर विंडो एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके अंडर क्या आता था, जिस तरह से आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो उसी तरह से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो, और विंडो में किसी भी तरह के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी देन हम विंडो सपोर्ट को जाकर कनेक्ट करते थे। फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज सपोर्ट और स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर, और फिफ्थ पॉइंट है बैकअप सपोर्ट और बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों टीम्स बहुत ज्यादा सिमिलर काम करती थी, क्योंकि जब मुझे इस टीम में डाला गया था तो ये दोनों टीम सेम ही वर्क कर रही थी। तो जितना भी स्टोरेज से रिलेटेड जो भी इशू आते थे वो सारा ये टीम हैंडल करती थी, और कितनी मेमोरी, कितने कितने VMs या फिर कितना कितना सर्वर्स को कितनी मेमोरी दी गई थी, इन्हीं सब चीजों को मॉनिटर कर एक एक्सेल शीट वगैरह तैयार करके रखती थी। और भी इसमें बहुत ज्यादा काम होते थे। अगर प्रॉपर्ली इसको डीप में एलैबोरेट करेंगे तो स्टोरेज से रिलेटेड जितना भी काम होता था वो ये सब टीमें हैंडल करती थी। 6 पॉइंट वाज नेटवर्क सपोर्ट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या होता था, नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी सपोर्ट की जरूरत होती थी, जैसे कि अगर कोई IP नहीं चल रहा हो या फिर IP से रिलेटेड किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत होती थी, तब हम नेटवर्क टीम के साथ जाकर कनेक्ट करते थे। और ये भी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल प्रोफाइल है जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं डेटाबेस सपोर्ट या फिर DBA। डेटाबेस के बारे में आप सब लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि जिसमें हम सारा का सारा डाटा स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं या फिर क्या क्या डेटाबेसेस यूज करते हैं या फिर क्या क्या क्वेरीज यूज करते हैं उन डेटाबेसेस में डाटा डालने के लिए, वहां से रीड करने के लिए। तो ये सारा का सारा काम डेटाबेस सपोर्ट की टीम देखती थी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड होती है ITIS में, जिसके बिना बहुत सारे काम चल ही नहीं पाते। तो अगर आप DBA टीम में हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट वाली फील्ड में भी मूव कर सकते हो, क्योंकि DBA में SQL या फिर और भी बहुत सारे डेटाबेसेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप बाद में डेवलपमेंट
फील्ड में जाकर यूज कर सकते हो। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन सपोर्ट। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन अभी रन कर रही है तो उसमें अगर किसी भी कोडिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आ रही हो, उसके अलावा कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो वो एप्लीकेशन सपोर्ट वाली टीम देखती थी। तो इसका मेनली यही काम होता था। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड यूजर सपोर्ट। तो मान लो कि अगर किसी भी यूजर को किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है किसी प्रोडक्ट में, तो वो सबसे पहले किनको इन्फॉर्म करती थी, वो टीम होती है एंड यूजर सपोर्ट। इसमें वो मैसेजिंग में ज्यादा काम करते थे, दैट उसके अलावा जो भी टेलीफोनिक क्वेरीज होती थी उनको रिकॉर्ड करते थे। इसमें टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा आपके कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज्यादा मैटर करते थे इस टीम में, क्योंकि आपको डिफरेंट यूजर के साथ कनेक्ट करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी सपोर्ट। किसी भी बंदे को कितने एक्सेस देने होते हैं, क्या क्या एक्सेस देने होते हैं, किस लेवल के एक्सेस देने होते हैं, उन सब के लिए सिक्योरिटी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैसेज सपोर्ट। इसमें मैंने बहुत काम किया और सच में बताऊं ये बहुत ही वास्ट फील्ड हो जाती है। आगे जाते जाते जब आप इसको एक्सप्लोर करते हो बहुत ज्यादा चीजें निकलने लग पड़ती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू ही दूंगा कि अगर आपको ईमेल से रिलेटेड मैसेजेस के रिगार्डिंग किसी भी तरह की दिक्कत आ रही होती है तो उस टाइम पे आपको मैसेज सपोर्ट की टीम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ये आपको अगर शेयर्ड मेल बॉक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट या फिर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आ रहा होता है जो कि किसी भी ईमेल से रिलेटेड होता है, तो वो इस सब चीज को देखती है। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अभी तक समझ में नहीं आए तो फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा जिसके बाद तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि ITIS में वर्क किस तरह से होता है या फिर क्या क्या चीजें होती हैं ITIS के अंदर। एक लाइव एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा, जिसमें मान लो कि आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन किस तरह से वर्क करते हैं। जब भी आप यहाँ से कोई सामान मंगवाते हो वो आपके घर पे पहुंच जाता है। मान लो कि अगर मुझे एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करवानी होती है जिसका नाम मैं रखूंगा नेटमैन, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उस वेबसाइट को खुद ही बनाने लग पड़ूंगा। मैं उसको किसी कंपनी को बोलूंगा कि मुझे यार ये वेबसाइट बनाकर दे दो नेटमैन नाम से। तो उसके लिए मुझे उसकी एक वेब एप्लीकेशन चाहिए होगी, एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए होगी कि दोनों जगह पर जाकर वो चीज एक्सेस कर सके। तो मान लो कि मैंने किसी कंपनी के साथ कनेक्ट किया जिसका नाम है नितिन मंगोत्रा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, मैंने इस कंपनी के साथ कनेक्ट किया और उसको मैंने बोला कि नेटमैन नाम से एक एप्लीकेशन मुझे बनाकर दे दे। अब आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो उसमें जरूरत होती है कोडिंग लिखने की। कोडिंग जब भी कोई बंदा लिखेगा तो वो काम होगा डेवलपर्स का। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डेवलपर के द्वारा बनाया जाएगा। तो डेवलपर का सारा काम होता है कि क्या कोड लिखना है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग एक वेबसाइट तैयार करके दे देते हैं। अब मान लो कि उन्होंने मुझे वो वेबसाइट डिलीवर कर दी, लेकिन उसके बाद अब बात आती है कि यार मैं उनसे वेबसाइट तो ले ली, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा क्या उसमें तो कुछ डाटा ही नहीं डाला मैंने। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस की, कि मुझे उस वेबसाइट को किसी डेटाबेस के साथ लिंक करना पड़ेगा। अब अगर मैं उसको किसी डेटाबेस के साथ लिंक करूंगा तो वो जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड काम होगा वो सारा काम होता है DBA टीम का, डेटाबेस टीम का। तो मैंने आपको डेटाबेस टीम का काम बता दिया कि क्या होता है, तो ये ITIS के अंडर आ जाती है। उसके बाद ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना कि वो मुझे ऐसे लोकल पे चलाने के लिए ही दे दें कि यार ये लो अपना डेटाबेस, ये लो अपना एप्लीकेशन और आप यहाँ पे चला लो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसके लिए सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे या फिर सर्वर्स पर जाकर वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करवानी पड़ेगी। देन उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होती है, मैं विंडोज सर्वर ले सकता हूँ, यूनिक्स सर्वर ले सकता हूँ, लिनक्स सर्वर ले सकता हूँ या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकता हूँ मेरी एज पर माई कन्वीनियंस। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने विंडोज सर्वर लिया तो मुझे उसके लिए विंडोज सपोर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। तो उसके लिए विंडोज सपोर्ट या फिर विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है, जो वो सारा काम देखता है। किसी भी तरह की अगर सपोर्ट की जरूरत होती है तो हम उस टीम को साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि मेरा सर्वर यूनिक्स का हो तो यूनिक्स टीम मुझे अलग से लेनी पड़ेगी या फिर यूनिक्स सपोर्ट या फिर यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर अलग से लाना पड़ेगा, जिसके साथ मैं कनेक्ट कर सकूं किसी भी तरह का सपोर्ट होने के लिए। तो इसी तरह से हम विंडोज सपोर्ट और यूनिक्स सपोर्ट को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको डेटाबेस टीम, यूनिक्स सपोर्ट और विंडोज सपोर्ट के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं कि जब मैं उस वेबसाइट को किसी जगह पे होस्ट करूंगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उसके IP एड्रेस के साथ ही उसको एक्सेस करूंगा। 10.2.0.1 ऐसे तो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता, नंबर भूल जाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके रिलेटेड एक जेनरिक नंबर रखना पड़ेगा, जेनरिक फॉर्मेट में। जैसे कि नेटमैन मैंने बोला तो netman.com, netman abc.com, कुछ भी ऐसा नाम रख सकता हूं जो कि एज पर माई कन्वीनियंस होगी कि मुझे क्या नाम उसका चाहिए।
तो जितना भी आईपी एड्रेस या फिर डीएनएस से रिलेटेड काम होता है वो सारा का सारा काम नेटवर्किंग टीम के द्वारा देखा जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग मुझे नेटवर्किंग सपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि नेटवर्किंग का सिर्फ इतना सा काम होता है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा काम बताया है। इट इज जस्ट लाइक अ 0.001% की जो नेटवर्किंग टीम करती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा काम होता है नेटवर्किंग टीम में। राउटिंग स्विचेस से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। अगर मैं इसकी वीडियो बनाने पे आ जाऊं तो 3-4 घंटे की वीडियो एवं ही बन जाएगी नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो मैं अभी इस वीडियो में वो सब चीज़ें नहीं छेड़ना चाहता। इस वीडियो में आप थोड़ा कम ही बताना चाहता हूं आपको नेटवर्किंग के बारे में। लेकिन हाँ, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि नेटवर्किंग सपोर्ट का काम बहुत कम होता है। बिल्कुल भी नहीं, नेटवर्किंग सपोर्ट वाली टीम का काम बहुत ही ज़्यादा होता है। अब मैंने डेटाबेस भी ले लिया, सर्वर्स भी ले लिए, उसके रिगार्डिंग जितनी भी टीम्स की जरूरत होती थी वो सब भी मेरे को पता चल गई। अब बात करते हैं स्टोरेज की। मान लो कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटाबेस में डाटा आ गया, बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया। उन सब चीजों को स्टोर करवाने के लिए एक स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। वो स्टोरेज कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए एक स्टोरेज सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसको स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मैनेज किया जाता है या फिर उसी टीम के द्वारा मैनेज किया जाता है। और इन सब स्टोरेज को भी बैकअप के तौर पर रखने के लिए एक बैकअप की अलग से टीम होती है। तो मैंने आपको जिस तरह से पहले भी बताया था कि ये स्टोरेज और बैकअप काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड होती हैं, तो इन दोनों का काम काफी ज्यादा सिमिलर ही होता है। तो इसी के साथ मैंने आपको पूरा का पूरा साइकिल बता दिया कि ITIS में क्या क्या चीजें होती हैं, ITIS में कैसे कैसे लोग वर्क करते हैं या फिर क्या क्या काम होता है जो आपको ITIS डोमेन में जाके देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो हो गई होगी कि ITIS आखिर होती क्या है। जब आप किसी कंपनी में ITIS डोमेन में जाते हो तो आपको वहां पे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी या फिर क्या क्या चीजों में काम करने का मौका मिलेगा। तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि जब भी आप ITIS में जाओ। इसके अलावा मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लगता है कि ITIS एक ऐसी डोमेन है जिसमें वही लोग आते हैं जिनका करियर में कुछ नहीं बनता, या फिर ये बहुत ही ज्यादा घटिया डोमेन होती है जिसमें फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं होता। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग कि ITIS में भी उतनी ही ग्रोथ होती है जितनी की डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलती है या फिर जितनी भी टेस्टिंग फील्ड में या फिर किसी भी और फील्ड में देखने को मिलती है। ITIS के लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी सबसे पहले या फिर सबसे ज्यादा मिल जाती है एज कंपेयर टू एनी अदर डोमेन। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ITIS में आकर आपने अपना फ्यूचर खराब कर लिया या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं था फिर भी आपको करना पड़ रहा है। ऐसी सब चीजें बिल्कुल भी मत लेके आइएगा। ITIS में भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ही ज्यादा स्कोप है, और जितने भी क्लाउड वगैरह से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सब भी अब ITIS के अंडर ही आने लग पड़ी हैं। तो अगर आपको चांस मिलता है एज्योर या फिर क्लाउड पे काम करने का तो डेफिनेटली उस चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि ITIS बहुत वास्ट है। इसमें मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट ही एक्सप्लेन करके बताया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वास्ट चीज है। जब आप इसके अंदर जाओगे आप खुद समझोगे कि ITIS का आगे आगे कितना ज्यादा स्कोप होने वाला है, क्योंकि हर एक कंपनी को ITIS वाले इंजीनियर्स की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी। किसी भी अगर एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया तो उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है। डेवलपर तो मान लो कि आपने एक एप्लीकेशन बना दी, उसको छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना कि उसको बाद में कोई मैनेज नहीं करेगा, उसमें कभी भी कोई एरर नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा उसमें कोई ना कोई एरर आएगा, किसी ना किसी तरह की एनहेंसमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको ITIS इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसका स्कोप ऐसा है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली बहुत ही मेहनत वाली जॉब है, 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, शिफ्ट्स वगैरह में काम करना पड़ता है, जो कि बहुत ऑब्वियस चीज़ है। मैंने अपने सीनियर्स भी देखे थे जो भी शिफ्ट में आकर काम करते थे। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली जॉब तो है ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ भी है इस फील्ड में। मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप ITIS डोमेन में आ जाते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका करियर डिस्ट्रॉय होने वाला है या फिर कल को आप मूव नहीं कर सकते। इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया है कि मैं ITIS से पाइथन डेवलपमेंट में किस तरह से मूव किया हूं। तो आपको ये क्लैरिटी होगी कि अगर इन फ्यूचर आप नहीं चाहते कि इस फील्ड में आप कंटिन्यू करना, देन आप किस तरह से स्विच कर सकते हो। मैंने उस चीज के बारे में भी बताया है। लेकिन मैं आपको यही चीज कहूंगा कि हर एक चीज को ट्राई जरूर करना चाहिए। बिना किसी चीज के बारे में पता होने के आप अपने माइंड में कोई भी प्री डिफाइंड सी चीज मत बना लीजिएगा कि इसका स्कोप नहीं है, ये बहुत घटिया है या फिर इसमें जाकर फ्यूचर खराब होगा वगैरह वगैरह। जब आप इसके अंदर जाओगे क्या पता कल को आपको इसी में मजा आने लग पड़े।
पड़े। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ITIS में कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन हाँ, स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको पाइथन में स्क्रिप्टिंग वगैरह करनी आती हो, पावरशेल में स्क्रिप्टिंग करनी आती हो, तो उसका बेनिफिट भी रहता है। स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हो और ITIS में ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत एक्सेल कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो कोडिंग में, ज़्यादा आप नहीं जाना चाहते। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपके डेफिनेटली काम तो जरूर आएगी। तो उसी के रिगार्डिंग एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मुझे भी पता चले कि आपकी ये वीडियो हेल्प कर सकी है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो या फिर मेरा काम किस तरह से लग रहा है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस और भी आगे दे सकूं। धन्यवाद।